दोस्तों नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। रविवार का दिन, छुट्टी का दिन आप बड़े अच्छे तरीके से मना रहे होंगे। हम आज हमेशा की तरह रूबरू आपसे नब्ज हिमाचल की लोकसभा चुनाव 2024 के दौरे पर। पहला स्टेशन आएगा परवाणु, वहाँ से शुरू करेंगे हम अपना सर्वे। लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोकसभा चुनाव 2024 में किसको पसंद करेंगे। हिमाचल से फाइट मेनली भाजपा और कांग्रेस में रहती है और किसे वो पसंद करेंगे। बीते दिनों की बात करें तो असेंबली में जो हुआ, जब राज्यसभा के चुनाव थे, 6 एमएलए कांग्रेस के ने क्रॉस वोटिंग की और राज्यसभा से बीजेपी का एक उम्मीदवार चुन के चला गया। उधर विक्रमादित्य सिंह जो फर्जंद हैं वीर बहादुर सिंह के, एक्स चीफ मिनिस्टर हिमाचल के, उनके बेटे ने भी बगावत की, लेकिन बाद में जेपी नड्डा प्रेसिडेंट बीजेपी की मध्यस्थता की वजह से सॉर्ट आउट हुआ। लेकिन 6 जिन एमएलए ने क्रॉस वोटिंग की उनको एक्सपेल कर दिया गया। ये तो थी असेंबली की बात। अब क्या कहते हैं लोग नब्ज हिमाचल की में लोकसभा चुनाव के बारे में, वो परवाणु से हम शुरू करेंगे अपना पहला वो सर्वे। माफ कीजिए। इस बीच बीते दिनों भाजपा ने 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जो 16 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज को कवर करती है। और सबसे बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश, जिसमें 80 सीटें हैं कुल, उसमें से 51 सीट पे उम्मीदवार घोषित किए। वर्णन योग्य है कि 62 सीटों पर इस समय यूपी में बीजेपी काबिज है और कहा जाता है कि ये यूपी जो है वो दिल्ली का दरवाज़ा है, यानी कि जो यूपी से जीतता है वो दिल्ली की सत्ता तक, यानी कि सेंट्रल केंद्र की सत्ता तक पहुंचता है। इसके बाद वेस्ट बंगाल में 42 सीट्स, जिसमें 20 कैंडिडेट घोषित कर दिए गए। उसमें से खास करके अगर कहा जाए तो आसनसोल की सीट, जहां से वेटरन एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव लड़ते हैं, वहां पे एक भोजपुरी एक्टर पवन जी को ये कमान सौंपी गई है वहां से लड़ने की। आपको माफ कीजिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आसनसोल एक इंडस्ट्रियल टाउन है और वहाँ पे बेसिकली बिहार से और वेस्टर्न यूपी से जो है वर्कर्स वहाँ काफ़ी हद तक सेटल्ड है। इसलिए शत्रुघ्न सिन्हा और पवन जो है वो बिहार से आते हैं। इसके बाद दिल्ली, जहाँ काफ़ी कुछ चेंजेस हुई। 7 सीटें 7 बीजेपी के पास, लेकिन 5 पे जो है कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए गए हैं। सिर्फ और सिर्फ मनोज तिवारी को दिल्ली की सीट में बरकरार रखा गया, लेकिन बाकी 4 का पत्ता काट दिया गया। वो 4 जो है प्रमुख, उसमें डॉक्टर हर्षवर्धन, मीनाक्षी लेखी और रमेश बिदूरी एक और है, जिनका जो पत्ता साफ हुआ, यानी कि सिटिंग एमपी, वो उनको टिकट नहीं दी गई। रमेश बिदूरी वो हैं जिन्होंने दानिश अली, भाजपा के जो एमपी थे, बाद में उनको एक्सपेल कर दिया गया, उनके बारे में कोई अभद्र टिप्पणी पार्लियामेंट में की थी, जिसकी वजह से माना जाता है कि उनका पत्ता काट दिया गया। इस बार बांसुरी स्वराज, स्वर्गीय सुषमा स्वराज, केंद्र में मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर, उनकी पुत्री बांसुरी स्वराज, उनको दिल्ली से टिकट दिया गया है। मनोज तिवारी की टिकट बरकरार रखी गई है, लेकिन 2 सीटों की घोषणा अभी नहीं हुई, जिनमें से एक गंभीर गौतम है एमपी सीटिंग। उनके नाम पे ये कहा जा रहा है कि शायद इस बार उनका भी पत्ता कटे और उसकी जगह कई बार नाम जो सामने आ रहा है वो अक्षय कुमार एक्टर का जो है आ रहा है सामने। ये कुछ इम्पोर्टेंट जो स्टेट्स थी उसके बारे में हमने चर्चा की। तो इसके बाद चर्चा है, आगे बढ़ाएंगे कि अब भाजपा ने एज ली 195 सीट में कैंडिडेट घोषित करने की। इधर 2 दिन पहले
कांग्रेस ने भी 39 कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए, उसकी चर्चा हम अभी नहीं करेंगे, सिर्फ कन्फाइन रहेंगे दूसरे मुद्दों पर कि भाजपा वर्सेस कांग्रेस। दोस्तों 190 सीट ऐसी है जिसमें कांग्रेस और भाजपा में 1-to-1 फाइट है, और उसमें से 175 सीट भाजपा के पाले में जाती है और मात्र 15 सीट कांग्रेस के हिस्से में आती है। अगर इंडिया अलायंस की बात की जाए तो 216 सीट ऐसे हैं जहां पे मेनली हिंदी बेल्ट है, और इंडिया अलायंस में आइए दोस्तों चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लोकसभा चुनाव 2024, हम हैं हिमाचल के दौरे पर सर्वे के लिए, और आपको बता चुके हैं कि 190 सीटों पे कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट है बीजेपी के साथ, जिसमें से बीजेपी को हासिल है 175 सीटें और 15 सीटें कांग्रेस को। जहां डेंट कांग्रेस को एफर्ट्स करने चाहिए वो सीटों पे डेंट लगाने की। अगर 100 के करीब से सीट, वो 100 प्लस यानी कहा जाए कि वो सीट भाजपा से ले लेती है तो बड़ी एक कंफर्टेबल पोजीशन में वो आ सकती है, और जो इंडिया अलायंस बाकी बचा कुचा है उसमें लीड रोल प्ले कर सकती है। उसके बावजूद बीजेपी के पास 216 सीटें ऐसी हैं जिनमें उनका स्ट्रांग होल्ड है, और 216 में से उनके पास लगभग 188 सीटें बीजेपी के पास है और 16 सीटें मात्र अलायंस के पास हैं। ऐसे ही 90 के करीब सीट्स हैं जहां कांग्रेस का जो है होल्ड है, और 80% जो है स्ट्राइक रेट है कांग्रेस का वहां पे। तो कंसंट्रेशन की जरूरत है कांग्रेस को बेसिकली हिंदी बेल्ट, और पर्टिकुलरली जोन वाइज देखा जाए तो नॉर्थ और वेस्ट में, जहां कांग्रेस की अलायंस की हालत थोड़ा पतली है। साउथ और ईस्ट में भाजपा बैकफुट पे है। पर्टिकुलरली साउथ की बात करें तो उनका हमेशा से ये रहा है, साउथ और वेस्ट ईस्ट का भी, कि भाजपा डेवलपमेंट के लिए हमारी तरफ, हमारी स्टेट्स की तरफ ध्यान नहीं दे रही। बीते दिनों आपको याद होगा कि वेस्ट बंगाल, तेलंगाना इत्यादि कई स्टेटों ने दिल्ली में ये धरना दिया था कि हमारा जो हिस्सा है रेवेन्यू का वो नॉर्थ को जा रहा है और हमें इग्नोर किया जा रहा है। तो ये शिकायत नॉर्थ और ईस्ट की रही है भाजपा के साथ। इसके साथ ही अगर देखें कि कांग्रेस को क्या तमिलनाडु, केरला और पंजाब, जहां बीजेपी के साथ कहीं कोई फाइट नहीं उनकी, 2/3 सीटें तीन स्टेट से ही आती हैं, यानी कि केरला और तमिलनाडु और पंजाब। 2/3 सीटें 52 में से इन 3 स्टेट से ही कंट्रीब्यूट हुई हैं 2019 के चुनाव में। अब बीजेपी के लिए क्या चैलेंज है? बेसिकली साउथ और ईस्ट स्टेट से, जिनमें सबसे पहले नाम आता है बिहार। बिहार में जेडीयू का अनाउंस तो होगा, लेकिन अभी भी थोड़ा शेकी पोजीशन में है वहाँ पे कि इसमें नुकसान हो सकता है, खास करके एनडीए को। एक सर्वे ये बताता है, जो कंप्यूटर बेस्ड टेलीफोनिक सर्वे है, ये उनकी मोडालिटी है जिसको कई जो एक्सपर्ट हैं इस बारे में बोलते हैं कि ये रिलायबल नहीं है। तो बिहार में सीट्स हैं कुल 40 और बीजेपी को है मिली है 17। तो यहाँ कुछ सर्वे के हिसाब से माना जा रहा है कि यहाँ 7 सीटें एनडीए लूज कर सकता है, बेसिकली जेडीयू लूज कर सकता है, जिसका नीतीश कुमार की पार्टी को माना जाता है। ऐसे ही सीट है उसके बाद कर्नाटका, 28 में से 25 सीटें बीजेपी के पास, लेकिन वहाँ इस बार थोड़ा पासा पलट जाने की उम्मीद है। उसके बाद आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अलग तरीके की खिचड़ी पक रही है। अशोक चव्हाण छोड़ के बीजेपी में आ गए, मुरली देवड़ा चले गए शिवसेना में कांग्रेस छोड़ के। तो लेकिन भाजपा वहाँ लगातार अक्सर है अपना वोट शेयर इंटैक्ट रखने में और बढ़ाने में। इसके बाद आता है वेस्ट बंगाल।
वेस्ट बंगाल में 18 सीट है भाजपा के पास 42 में से। 22 जो है वो टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, और 2 सीट है कांग्रेस के पास। वहाँ कुछ जानकार ये मानते हैं कि वहाँ बीजेपी का जो हिंदुत्व का भगवाकरण का है वो जोर पकड़ रहा है। लेकिन फिर भी जो टीएमसी है, जो वेस्ट बंगाल की पल्स क्या कहती है एक्चुअली, कि भाजपा की लगातार इंटरफेरेंस स्टेट के अंदर वो उनको खलती है, जिस वजह से वो भाजपा को इग्नोर कर रहे हैं। आपको याद होगा 2022 का असेंबली चुनाव वेस्ट बंगाल का, जहां भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी थी असेंबली चुनाव में वेस्ट बंगाल के अंदर। और वहाँ कुछ जानकार सूत्र हमारे ये भी बताते थे कि वहाँ से ममता बनर्जी तो जीतेंगी लेकिन टीएमसी हारेगी। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट, टीएमसी जीत गई, ममता बनर्जी हारी। ये अलग बात है कि भाई इलेक्शन में जीत के वो चीफ मिनिस्टर भी बनी। तो वेस्ट बंगाल में किसी भी तरफ वो हो सकता है, लेकिन भाजपा को वहाँ वोट बैंक अपना जो है इंटैक्ट भी रखना है और उसको बढ़ाना है। वो उस तरफ से अपना पूरी ताकत लगाए हुए है। इसके बाद आता है तेलंगाना। तेलंगाना स्टेट के लोग भी काफ़ी हद तक भाजपा से नाराज हैं डेवलपमेंट के मुद्दे पे। तो अब परफॉर्मेंस क्या रही इसकी अपोजिशन की 2019 के लोकसभा चुनाव में? कांग्रेस को मिली 52 सीटें और रनर अप रही 209 सीटों पे, यानी सेकंड पोजीशन में 209 सीटों पर रही। देखने वाली बात है कि कितने मार्जिन का गैप था 209 सीटों में। तो वहाँ जहाँ कम मार्जिन है वहाँ कांग्रेस जोर लगा सकती है ताकि भाजपा से ज़्यादा सीटें ले सके। तो टीएमसी 22 सीटें वेस्ट बंगाल से, तो उसमें से 18 जो है, ये जो है 22 सीटें मिली हैं टीएमसी को और 19 पे वो रनर अप रही। इसके बाद आता है एसपी, यूपी से समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की यूपी से, जहां वो 5 सीटें जीते लेकिन 31 पे वो रनर अप रहे, सेकंड पोजीशन पे रहे। उसके बाद आता है जेडीयू बिहार से, 16 सीट, सिर्फ 1 पे रनर अप रहे, सेकंड पोजीशन में रहे। लेकिन इस बार जो एक्सपर्ट हैं इसके बारे में ये कहते हैं और सर्वे भी कहता है कि इस बार जो 7 सीटों तक जेडीयू लूज कर सकता है। ये था उसका। अब जीतेगा कौन? एनडीए यानी कि भाजपा समेत, या फिर इंडिया अलायंस कांग्रेस समेत? जहां तक सवाल है स्ट्रेंथ का बीजेपी की, और कोई एक फॉर्मिडेबल चैलेंज इंडिया अलायंस अभी तक नहीं दे पा रहा, क्योंकि डिले डिले डिले, खिचड़ी नहीं पकी, सीट शेयरिंग पे बंगाल ख़त्म, नीतीश कुमार छोड़ के चले गए, तो अधर जैसा है, आधा पचद्धा जैसे भी है, वो एक अलायंस की शेप जरूर ले रहा है थोड़ा थोड़ा। जबकि कुछ कई सीटों पे अभी भी जो अलायंस है इंडिया के इस पार्टनर्स के बीच में बाकी है। तो एक फॉर्मिडेबल चैलेंज नहीं है भाजपा को, मोदी को खास करके। और मोदी एक फेस है जो अपनी स्ट्रेंथ यानी कि हिंदुत्व, हाइपर नेशनलिज्म और डायरेक्ट बेनिफिशियरी, जो करोड़ों लोग सीधा पैसा पाते हैं, राशन पाते हैं, ऐसा कुछ, और जो फाइनेंशियल पावर है, जो पार्टी सत्ता में रहती है फाइनेंशियल पावर हमेशा उसकी ज़्यादा होती है, और जो आरएसएस जैसा कैडर है और जो उनके लिए प्रचार करता है, ये वो 4 स्ट्रेंथ है। इसके बारे में प्रशांत किशोर की बात कही हुई है। ये जो स्ट्रेटजिस्ट हैं चुनाव के, बहुत अनुभवी, एक परिपक्व जो है वो माने जाते हैं। उनका मानना है कि भाजपा भी जीतेगी लेकिन राम मंदिर के नाम पे नहीं जीतेगी। अब वो बहुत बड़े, बहुत सीजनड, एक्सपीरियंस, परिपक्व वो हैं, लेकिन हम थोड़ा सा उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते। कारण उसका, राम मंदिर डेफिनेटली मोदी का, जहाँ 4 बातें बताएगी प्रशांत किशोर जी द्वारा
कि ये 4 चीज़ें हैं जो भाजपा को जीत दिलाएंगे और मोदी एक चेहरा बन गया। उसमें राम मंदिर का भी रोल है। जिस तरीके से राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई 22 जनवरी 2024 को, तो एक सिर्फ और सिर्फ मोदी का फेस ही सामने आया और मोदी के फेस को ही उजागर किया गया। अब ये फेस जो है वो पब्लिक में जाएगा चुनावी रैलियों के दिन और जीत दिलाएगा। तो राम मंदिर डेफिनेटली इंटरेक्टिव इस समय की है, लेकिन आज अगर कहीं भी चले जाओ चर्चा, अभी भी हम एक टोल प्लाजा जब हिमाचल एंटर किया वहाँ से गुजरे तो उनसे हमने बात की, जो टोल प्लाजा पे बैठे थे एम्प्लाई, तो वो बेसिकली यूपी के थे। तो उनसे हमने पूछा कि हिमाचल में कौन, वो कहते यूपी से हैं हम, तो यूपी में कौन जीतेगा? मोदी। आगे भी परमाणु एंटर करने वाले हम चर्चा करेंगे लोगों के साथ। तो बात दूसरी ये तय है लगभग कि मोदी ही जीत हासिल करेंगे, इस बार केंद्र में फिर से सरकार बनाएंगे। कितनी सीटें? 370 का आंकड़ा छूना लगभग असंभव सा लगता है आज की तारीख में, एज ऑन डेट। चाहे प्री मेच्योर स्टेज है, अभी डेट्स अभी होनी है, चुनावी रैलियां होने हैं, समीकरण बदलने हैं, जो स्विंग वोट है वो बदल गया। एक्चुअली बेस जो है जीत हार का जो है वो स्विंग वोट होता है। दोस्तों हम इसमें है राजवीर ढाबा शिमला के रास्ते में, और क्या नाम है इस जगह का? सनवारा। सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सोलन डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो ब्रेकफास्ट के लिए रुके हम, बहुत अच्छी सर्विस भी दी इन्होंने हमें, बहुत गरम गरम परोठा खिलाया। तो बात करते हैं लोकसभा चुनाव की। आपका शुभ नाम? कृष्णा। कृष्णा। कहाँ से हो? नेपाल से। नेपाल से। तो आप इंडिया के लिए वोट नहीं कर सकते, ठीक है। तो वैसे आप अब शिमला में रह रहे हो जैसे, तो आपकी पसंद कौन है, भाजपा, कांग्रेस या कोई और? बीजेपी। बीजेपी क्यों? बीजेपी जी अच्छा दे रहा है सबको, सब मतलब होता है जो क्या बोलो अच्छा चलिए, तरक्की को अब रखने के लिए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रघुवल्ली सिंह। रघुवल्ली सिंह जी, आप बिहार से हो, आप हाँ बता जी, चुके बिहार। हो। आपकी पसंद कौन है और क्यों है? मेरा पसंद चिराग पासवान है। क्यों ऐसा सोचते हो वो आप? बढ़िया काम करता है, वो गरीब के लिए आवाज उठाता है। और तेजस्वी यादव के बारे में, नीतीश कुमार में के बारे में क्या कहना है वो आपका? है जो पढ़ा लिखा है, जो बेवकूफ है, छाप है, वो काम नहीं ठीक करता है। खाली जाके भाषण मार देता है कि हम इतना रोजगार देंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, कर पाता कुछ नहीं। अगर करवाता तो हम उतना दूर से यहाँ क्यों आते हैं, इतना दूर कमाने के लिए? हम अपना गांव में ही अपना बिजनेस, अपना रोजगार करते हैं। आपका परिवार गांव में है जहाँ से आप आते हो? गांव में है, हम अकेले यहाँ पे सर्विस करते हैं, ढाबे में काम करते हैं। आपका शुभ नाम? जी सर, मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं कहाँ से हो आप? बिहार से ही हो डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ओके। किस लोकसभा में वोट डालने वाले हो आप? लोकसभा में सर मैं बीजेपी को चूज कर रहा हूँ। कारण वो अच्छा कर रहे हैं सर, जिस अनुमान से देख रहे हैं सर। कांग्रेस की टाइम में हम लोग का जो है जन्म हुआ है, उस टाइम से हम लोग 15 साल देखे, कुछ अच्छा नहीं हुआ, कुछ अच्छा नहीं हुआ। जब 2014 में बीजेपी की सरकार आई, बहुत आगे, बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है हमारे देश क्या में। कोई खास बताएंगे क्या तरक्की हुई है? 10 साल हो गए भाजपा को केंद्र में। जी सर, बहुत सारी चीज़ें, एक क्या है, बहुत सारी चीज़ है सर। कोई एक दो अहम हो जो? अहम हो जो सर, यहाँ आप कश्मीर को देख लो जी। कश्मीर में हम लोग जाने से डरते थे। आप बिहार की पहले बताओ। बिहार में सर, बिहार में बहुत अच्छा किया है उन्होंने। बिहार में देखो सर, ऐसे तो बिहार में उनकी सरकार भी आई नहीं है बिहार में। नहीं, नीतीश कुमार के साथ मिलके उन्होंने बनाई है वहाँ। तो सर वो आई, फिर गठबंधन टूट गई ना, गठबंधन फिर टूट गई ना उनकी। अब फिर तो से बन गया। जेडीयू की सरकार हो गई। जेडीयू और ये राजद, दो पार्टी मिलके सरकार चलाने लगे वहाँ पे। तो उसकी सरकार में सर कुछ अच्छा ही हुआ, ऐसा नहीं हुआ, पर वो भी अब वैसा नहीं चल रहे हैं। अब हम लोग चाहते हैं बिहार में फिर बीजेपी की अपनी सरकार हो, अपनी सरकार बीजेपी की बिहार में। चलो, वो तो इलेक्शन अभी देर है। हाँ जी। लेकिन फिलहाल तो लोकसभा काम होता है। आप कश्मीर के बारे में क्या बात करना चाह रहे हैं? कश्मीर में हम देखते हैं, पहले हम देखते थे, हम लोग सुने थे ना कि वहाँ कश्मीर में हद से ज़्यादा पंडित हुआ करते थे। कश्मीरी पंडित? हाँ जी, कश्मीरी पंडित हुआ करते थे। हमने वो वाली मूवी देखी ना, वो पंडित के बारे में, कौन सा मूवी था? कश्मीर फाइल्स। हाँ जी, उसमें हम लोगों ने देखा ना पंडित को कैसे वहाँ पे
मारा गया, कैसे वहाँ से भगाया गया, कैसे खतरे को वहाँ से बाहर निकाला। और फिर ये बीजेपी की सरकार आई, वहाँ धारा 370 हटा, धारा 370 हटा। जो सरकार कांग्रेस इतने दिन से नहीं कर पाई, वो बीजेपी की सरकार ने 10 सालों के अंदर करके दिखा दी। आपके पास 370 का मुद्दा है, हाँ जी। दूसरा राम मंदिर का। राम मंदिर तो सर वो सबके हक की है सर, वो भी बढ़िया है राम मंदिर आप का। दोनों में से क्या सोच के वोट दोगे बीजेपी को, कि राम मंदिर के नाम पे या 370 के नाम पे या दोनों के नाम पे? सर मैं राम मंदिर तो मेरी पर्सनल वो है, पर मैं वोट उनको कर रहा हूँ 370 हटाया, देश की इकोनॉमी उन्हें स्ट्रॉन्ग की, ये सारी चीज़ को देखते हुए सर। आज पहले हमारे कांग्रेस के जो पीएम हुआ करते थे, विदेश जाया करते थे न, तो हमारे प्रधानमंत्री वहाँ झुका करते थे। आज हमारे प्रधानमंत्री के सामने दूसरे पीएम झुक रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री नहीं झुक रहे हैं, दूसरे प्रधानमंत्री झुक रहे हैं। ये पहले कांग्रेस की सरकार थी सर, अगर हमसे कोई युद्ध करना चाहते थे, जैसे पाकिस्तान से कोई हमला होता था, तो हमारे सपोर्ट में एक रसिया छोड़ के और कोई देश नहीं आता था, और कोई देश हमारे सपोर्ट में नहीं आता था, सारे पाकिस्तान के सपोर्ट में जाते थे। और आज ऐसा है सर, पाकिस्तान के सपोर्ट में एक ही देश जा रहा है, चाइना, और बाकी सारे हमारे सपोर्ट में आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे इतने अच्छे प्रधानमंत्री हम लोगों को मिला, नरेंद्र मोदी जैसा, बीजेपी की सरकार आई सर। बहुत अच्छा, आप कश्मीर के बारे में भी जानते हो, विदेश के बारे में भी जानते हो, बहुत अच्छी जानकारी है आपकी। तो ये आपका शुभ नाम क्या बोला आपने? राहुल कुमार सर। राहुल कुमार जी, जिनका पसंद भाजपा। यहाँ जितने लोग थे, एक पासवान, चिराग पासवान, जो पढ़े लिखे होने की वजह से वो सपोर्ट करते हैं, और बाकी के जो है वो भाजपा को सपोर्ट करते हैं। 370 के नाम, लेकिन उनका कहना है कि 370 को प्रेफर करके देखते हुए वो भाजपा के लिए वोट करेंगे, और जो राम मंदिर है वो पर्सनल इशू है। बहुत बढ़िया आपकी सोच है, अच्छा वो है आपका, शुक्रिया। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है हमें। यहाँ दोस्तों हम इसमें हैं शिमला की तरफ, शनिवारा क्रॉस किया है, और अब देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं हमारा वेब न्यूज़ चैनल न्यूज़ परिवर्तन 24। मुद्दा है पल्स हिमाचल दी, यानी कि नब्ज हिमाचल की। क्या कहते हैं हिमाचल वाले लोकसभा चुनाव के बारे में? विकास के ही होता है, बाकी हमारे मुद्दे और तो कुछ क्या हो। आप शिमला से ही हो ना? हाँ जी, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी आपके गांव धामी ग्राम धामी। ये पड़ती है। तो आपने अभी मन नहीं बनाया? नहीं, अभी कोई मन नहीं। तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके जब आप वोट देने जाओगे? क्या आप मुद्दे पूरे करे पार्टी, जो क्या मुद्दे रहेंगे ऐसे? तो वही है, विकास है, जैसे महंगाई है और बेरोजगारी भी है कुछ। बेरोजगारी, विकास। हाँ जी। तो क्या आप देखते हो कि राम मंदिर का कोई बेनिफिट भाजपा को मिलेगा? नहीं, वो तो भाजपा को क्या, वो तो उसका तो है ही, भाजपा करे चाहे कांग्रेस करे, वो तो। अभी तो भाजपा ने वो एजेंडा अपना लिया। नहीं, वो तो अब चलो एजेंडा उन्होंने अपना दिया, अब चलो भाग्य में। अगर क्या आप सोचते हो कि भाजपा को इसका फायदा मिलेगा इलेक्शन में, लोकसभा के? नहीं, वो तो खैर अब जनता पर डिपेंड है ना, वो जैसे ही मतलब। नहीं, आपकी पर्सनल राय क्या है कि राम मंदिर नहीं। का फायदा मिलेगा? नहीं, वो तो मिलेगा ही, मिलेगा। वो तो मिलेगा। शुक्रिया। आपका शुभ नाम? मदन गोपाल, कहाँ से हो आप? सैंस से। ये दोबारा बोलिए। सैंस से, सैंस ग्राम पंचायत सैंस, अच्छा, कंडा घाट में पड़ता घंटा है। घाट में पड़ता है जी। तो अब लोकसभा चुनाव कुछ दिनों में अनाउंस हो जाएंगे, आने वाले हैं कुछ हफ्तों में। हाँ जी, हाँ जी। तो आपकी प्रेफरेंस क्या है? हिमाचल में कांग्रेस और भाजपा में रहता है फाइट, तो आपकी चॉइस क्या रहेगी, भाजपा या कांग्रेस? ऐसे भाजपा रहेगी जी, अब देखते हैं क्या होता है। क्यों, ऐसा कारण इसका? उसका अपना वो अच्छा है जी, स्टैंड जो है ना जी, देश के प्रति और उसके प्रति अच्छा है बीजेपी का। तो क्या आप मानते हो कि राम मंदिर का कोई फायदा मिलेगा भाजपा को? मिलेगा जी, मिलेगा। पक्का मिलेगा? मिलेगा। चलिए, क्या काम करते हैं आप? मिस्त्री का काम करते हैं। शुक्रिया जी। शुभ नाम? रंजन कुमार। दोबारा बोलिए। रंजन कुमार। रंजन कुमार जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? यही कंडाघाट से। कंडा घाट, हिमाचल से। हाँ जी, तो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, जानते हो? हाँ जी, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी सोलन पड़ती है,
तो कौन आपकी फर्स्ट चॉइस रहेगी, भाजपा या कांग्रेस, क्योंकि दोनों में मुकाबला रहता है हिमाचल में? हाँ जी, हाँ जी, मुकाबला तो दोनों का रहता है सर। ज़्यादातर तो मैक्सिमम भाजपा ही है सर यहाँ पे। भाजपा, इसका हाँ जी। कारण बता सकते हैं? कुछ अ, कारण कोई, क्यों भाजपा को पसंद किया जा रहा है? क्योंकि सर काम भी बहुत हुए हैं ना उनकी इससे। कोई एक आध विशेष काम बताएं। विशेष कर जैसे मतलब स्कीम वगैरह देते हैं, जैसे घर के लिए या कुछ और चीज़ें, तो वो डेवलपमेंट ज़्यादा हुई है उस वजह से। हिमाचल में डेवलपमेंट हाँ जी, भाजपा के टाइम ज़्यादा हुई है। चलिए, तो आप ये बताइए, क्या राम मंदिर का मुद्दा भाजपा को कोई फायदा देगा? इसके बाद में आई थिंक ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं कह सकते। हाँ जी। 370 के बारे में जानते हैं, जो कश्मीर से हटाई गई है, उसका कोई फायदा मिलेगा भाजपा को? हाँ जी सर, मिल सकता है। वो मिलेगा, लेकिन राम मंदिर के बारे में आप जानकारी नहीं रखते कि फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, शुक्रिया जी। की नाम है जी ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ जोगिंदर सिंह जी? ਸੁਖਵਿੰਦਰ सुखविंदर सिंह जी, कितने ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਰਾਜਸਥਾਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਆਉਣ ਵਾਲੇ हैं, ਹਾਂਜੀ, किस पार्टी ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਮੇਨਲੀ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ, ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਏ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ। ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MP ਐਮਪੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਐਮਪੀ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਐਮਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ। ਤੇ ਐਮਪੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀ ਉਹ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ, ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲ ਜਾਓ, ਝਾਰਖੰਡ ਚਲ ਜਾਓ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਚਲ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਖਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਠਬੰਧਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਗਠਬੰਧਨ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਛੱਡ ਗਏ, ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਵੀ ਈਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਈਡੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਬੀਜੇਪੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਆ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਇਦਾ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ। 370 ਦਾ 370 ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ, ਲੈਣਗੇ ਫਾਇਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲਊਗੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੁਣਾਵ 'ਚ। ਏਜੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ। थैंक यू। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सिद्धांत शिब्बर है जी, कहाँ को बिलोंग करते हैं? शिमला से जी, पंथाटी। शिमला से। कॉन्स्टिट्यूंसी शिमला पड़ती है हाँ जी, लोकसभा की। तो चुनाव आने वाले हैं, आपको पता है, लोकसभा के 2024 के। तो आप पहली पसंद कौन है आपकी, भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस जी। कोई कारण बता सकते हैं? कारण ये है सर, अभी तक इनसे जो भी चीज़ें, जो वायदे बीजेपी ने भी किए थे वायदे, वो भी अभी तक वायदे वो भी पूरे नहीं हुए। अब देख लेते कांग्रेस भी अपने वायदे क्या पूरे कर लेगी। कांग्रेस आ जाए तो अब हमारे को कांग्रेस से उम्मीद है कि अभी 5 साल का टेन्योर इनका चल रहा है, तो देखते हैं आप इसमें जो क्या है कर लेते हैं। असेंबली के मुद्दों को देखते हैं, वो एमपी की सीट में, लोकसभा की सीट में उनको फायदा देगी कांग्रेस को, ये देखते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो भाजपा ने जो वायदे किए वो पूरे नहीं हुए। अब आप क्या बता सकते हैं कि राम मंदिर का जो मुद्दा है, प्राण प्रतिष्ठा की गई, मोदी फेस को आगे किया गया, क्या उसका फ़ायदा मिलेगा? सर, राम मंदिर एक अलग इशू है। राम मंदिर तो चलो होना ही चाहिए था, वो तो हमारे हिंदुत्व का एक पार्ट है। नहीं, क्या उसको भाजपा को फ़ायदा मिलेगा उससे? भाजपा को मिलेगा सर, अगर जो लोग इन चीज़ों से बदलते हैं उनको ज़रूर फ़ायदा होगा, पर जो लोग नैतिक मतलब रोज़ की दिनचर्या की डेली नीड्स की बात करें, आप चाहे आप अपनी इनकम की बात करें, तो वो दिन प्रतिदिन कम हो रही है और महंगाई बढ़ रही है, तो उस पर तो कोई कंट्रोल नहीं है।
रोजगारी पे कोई कंट्रोल नहीं है। अब वो अगर वो चीज़ें देखी जाए तो इन चीज़ों को आप काउंट असाइड करोगे और इन चीज़ों को काउंट असाइड करोगे। थोड़ा सा अगर आपको जानकारी हो, राम मंदिर एक मुद्दा हो गया, हाँ जी। 370 दूसरा, हाँ जी। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड तीसरा, हाँ जी। और एक सीएए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, हाँ जी। इन 4 मुद्दों को आप भाजपा की फेवर में कितना देखते हैं? 60% सर 60% उनको एज मिलेगी। मिलेगा। सुखू सरकार को क्या रेटिंग देते हैं? हमें 1 से लेकर 10 पे कितने नंबर देते हैं अभी तक की परफॉर्मेंस से? अभी तक 7 नंबर। 7 नंबर देते हैं आप। थैंक यू। शुभ नाम है आपका? जॉब करता हूँ। शुभ नाम? विजय कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में है। तो यहाँ पे हिमाचल में चुनाव भाजपा और कांग्रेस के बीच में होता है, तीसरी पार्टी कोई नहीं है। हाँ जी। तो इस बार क्या लगता है, भाजपा या कांग्रेस? इस बार तो भाजपा पक्का। किस वजह से? कारण उसके कोई? कारण आपके सामने ही है ना। कोई कारण, 1 या 2? कारण क्या, इनके जो भी था वादे जो भी है वो पूरे तो नहीं से होते, नहीं पूरे नहीं होते। किसके? कांग्रेस। कांग्रेस के नहीं होते। तो क्या राम मंदिर का मुद्दा भाजपा को कुछ फायदा देगा इलेक्शन में? बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा सर, क्यों नहीं देगा। देगा। तो जो सुक्खू सरकार है कांग्रेस की इसमें असेंबली में, उसको आप 10 में से 1 से 10 तक कितने नंबर देते हो? 3। सिर्फ 3। धन्यवाद।